नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी भाई मित्र बंधु सबको। हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो भी आप लोग देखते आ रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा होगा, लगा कि हाँ ठीक, अच्छा बता रहा है, जो भी बता रहा है वो क्लियर अच्छा कर रहा है। तो अच्छा तो बताना ही है ना, हम लोग को बताएंगे ही अच्छा। जहाँ तक बनेगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा 100%। बाकी आप लोगों को कैच करना है ना। सवाल ये है कि नहीं फालतू में टाइम पास क्या करता है ये। तो देखिए, जियोग्राफी ऐसा चीज ही है कि इसको समझाने में टाइम लगता ही है। हड़बड़ हड़बड़ करके भाग गए तो क्या फायदा, कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अब नेपाल किधर है, ये काफी क्रिटिकल था मेरे लिए क्लास। जो मैंने ये मैप का इससे क्वेश्चन एक दो आता ही है। मणिपुर से कौन सा आसाम सीमा साझा करता है, मिजोरम सर क्या बांग्लादेश से लगता है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था। पश्चिम बंगाल क्या सर भूटान की सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल क्या नेपाल से टच होता है। तो ये सब बहुत लोगों का सस्पेंशन था, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में क्लियर किया। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से संयम बनाए रहे, है ना। सपोर्ट समर्थन तो बहुत दिल और प्यार लुटा रहे हैं आप लोग, है ना, और यही होना भी चाहिए। तो दिल और प्यार लुटाना मेरे लिए बस एक ही सीख है कि मैं और कुछ अच्छा करूं और कुछ और नया चीज सिखा सकूं, बता सकूं, है ना। जो भी मेरे भाई बंधु मित्र हैं उन्होंने बहुत प्यार समर्थन दिया है। तो जियोग्राफी जो है ये बहुत बड़ा पार्ट है। क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसको आप हड़बड़ हड़बड़ में नहीं याद नहीं कर सकते हो। कोई चीज को समझना, एक्सप्लेन करना बहुत अंतर होता है। मैप एक ऐसा माध्यम है कि आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन सा। तो आज हम जो बताने वाले हैं, भारत के मैदानी भाग और पठारी भाग। इसमें कई 5-6 भाग हैं। ज्वालामुखी भाग हो गया, तटीय भाग हो गया। तो धीरे धीरे करके बताएंगे। काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो लंबा वीडियो लगता है क्या क्या, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा भाई। तो इसमें देखना पड़ता है, नहीं जब तक देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और उसके लिए क्या होता है कि सर देखना तो पड़ता ठीक है, लेकिन सर अब जिस लहजा से बता रहे हैं ना सर, उसमें लगता है कि उम्र ना कहीं ना क्रॉस हो जाए। तो ऐसा नहीं है, है ना। मैंने कभी पढ़ाया ये सब यूट्यूब वूट्यूब ये सब कभी मैंने किया नहीं। पहली बार लोगों का वो लगा कि हाँ नहीं सर आप करिए, अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कोशिश किया, एक छोटा सा कोशिश आप सफल। आप लोग तो लगता हो कि नहीं चलो बताते तो ठीक हो। तो चलिए अपना दुकान शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, भारत के भारत के मैदानी भाग और पठारी भाग, ठीक है। भारत के भारत के मैदानी मैदानी भाग और पठारी पठारी भाग। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन आता है, पठारी भाग से भी आएगा और मैदानी भाग से भी क्वेश्चन अच्छा अच्छा आता है। जब मैं इसके अंदर जो है डीपली में जाऊंगा तब तो क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग इसको गौर से, एक क्वेश्चन भी आपको 1 लाख लड़का से आगे लेके जा सकता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो मैं मैप से इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्लियरफाई कर दो, जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूं, है ना। तो मैदानी भाग पहले हम चलते हैं कि मैदानी भाग क्या है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपको मालूम कि भारत के कुल एरिया में मैदानी भाग का कितना हिस्सा है। तो मैदानी भाग है कितना टोटल, मैदानी भाग या फिर इसको आप कह सकते हो मैदानी भाग जो है ये है अपना 43%, ठीक है। कितना है, 43% है। मैदानी भाग करने का मतलब ये हुआ कि इस पर आप कृषि उपजा सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसी को तो मैदानी का, अब संगमरमर पर कौन कहाँ से कृषि उपजेगा, कोई जो बचता है फसल पत्थर पे, नहीं ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैदानी भाग का मतलब ये हुआ कि इस पे आप कृषि भूमि, यानी कि ये ऐसा भूमि, मैदानी भाग ऐसा भूमि जहां पर आप कुछ ना कोई फसल उपजा सकते हो, कृषि उपजा सकते हो। तो भारत का कुल मैदानी भाग, कुल भाग का जो एरिया है उसके उसका कितना है, 43% जो है ये मैदानी एरिया है, यानी कि कृषि करने योग्य भूमि है, ठीक है। तो अब ये बात अलग है कि सर कहीं इस पूरे मैदानी भाग में केवल चावल होता है क्या सर। तो चावल हो तो फिर कैसे होगा, सब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। केरला है तो वहां पर मसाला के लिए फेमस है, महाराष्ट्र है तो कपास के लिए फेमस है, गुजरात है तो मूंगफली के लिए फेमस है ना। और ये पश्चिम बंगाल है तो चावल के लिए फेमस है। इधर अपना यूपी राजस्थान है तो सरसों के लिए फेमस है। फिर अपना यूपी का पार्टी, ये यूपी पंजाब हरियाणा, यहाँ पर गेहूं के लिए अच्छा है। और पश्चिम बंगाल जो है चावल के लिए, बिहार जो है चावल गेहूं दोनों होता है बिहार में, ठीक है। तो हर
हर एरिया का जो है वो मिट्टी पर निर्भर करता है, ठीक है। मिट्टी वहाँ कैसी है, सब फसल का अलग अलग मिट्टी होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग वहाँ पर कंडीशन जलवायु क्या है, बारिश कितना होता है, ये सब चीज देखना पड़ता है। तो मिट्टी कहाँ से आ गई भाई टपक करके, तो मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे। मिट्टी सबसे पहले ये समझेंगे कि मिट्टी का निर्माण जो है ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ कैसे, जहाँ पर कृषि करने की भूमि है। तो मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा ही हुआ है। जो भारत में इधर से आप देख सकते हैं तो ये क्या है, इसे आप ब्रह्मपुत्र नदी जो पूरब से आती है, ठीक है। यहाँ गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, गंगा यमुना, गंगा की सहायक नदी यमुना जो सबसे लंबी है नदी है, तो ये भी काफी मैदानी भाग बनाने में समर्थन सपोर्ट करता है और मिट्टी बनाने में निर्माण करता है। और इस पर आप देख सकते हैं तो सतलज हो गया, सतलज की सहायक नदी कौन सा है भाई, चिनाब हो सकता है, रावी है, फिर अपना ये हाँ, तो ये इनकी सहायक नदियां हो गया सतलज। सतलज की सहायक नदियां कौन कौन है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, तो ये सब नदियां हैं जो मिल करके क्या करते हैं, मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। अक्सर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। जैसे आप लोग गांव में कहीं देखे होंगे, गांव में अभी आप चले जाइए नॉर्थ बिहार में, जो बारिश का समय आ रहा है ना, तो वहां पर क्या हालत होगा कि बाढ़ आएगा। जो बिहार का सबसे खतरनाक नदी कह सकते हैं आप, डेंजर नदी कह सकते हैं, या बिहार का शोक भी बहुत शोक से ऐसे एग्जाम में आता है, एग्जाम में तो आता नहीं लेकिन आप लोग याद रखिए। कोसी नदी, वो नेपाल क्या करता है, उधर से पानी छोड़ देता है, यहाँ पर नेपाल है, ये पानी छोड़ देता है बिहार में। अब बिहार का जो नॉर्थ वाला साइड एरिया है, ये जो सुपौल हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये भागलपुर हो गया, भागलपुर तक यहाँ बाढ़ आता है। तो सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, ये जो मिथिलांचल वाला एरिया है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। कोसी नदी समझिए कि उसको बर्बाद ही कर देती है। तो ये कौन करता है, नेपाल वहां से पानी क्यूसेक छोड़ देता है और ये अपना जो है ये नॉर्थ बिहार को ले डुबो लेता है। मुजफ्फरपुर हो गया, सुपौल हो गया, समस्तीपुर हो गया, अपना ये सीतामढ़ी हो गया, मतलब जो भी उधर का इलाका है, दरभंगा, मधुबनी, ये सब क्या होता है, उसका अधिक जो ग्रामीण इलाका है वो डूब जाता है। तो डूब जाता है, भारी मात्रा में वहां नुकसान होता है। देखे होंगे आप लोग ये हेलीकॉप्टर से, तो एयरप्लेन से सरकार राहत सामग्री पहुंचाती है गरीबों के लिए, फिर उनको सलन दिया जाता है खाना पीना। लेकिन हमने आपने हमने हमने आपने बचपन से ही देखे हैं कि स्कूल और बच्चों को मतलब हालत जो है बहुत बद से बदतर हो जाता है। उसका नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन एक फायदा भी है। फायदा ये है कि वो बाढ़ जहाँ आता है वो अपने साथ कहीं उपजाऊ मिट्टी को छोड़ के चला जाता है। देखिए जब बाढ़ खत्म होता है तो वहाँ उपजाऊ मिट्टियां छोड़ के, वो मिट्टी पर अगर आप कृषि करते हैं किसान, तो वहाँ किसान काफी मात्रा में नकदी फसल उपजाए या जायद फसल उपजाए या खरीफ या रबी, बहुत अधिक मात्रा में उन्हें व्यापारी कर करके वो अपना अच्छा फसल, अपना अच्छा इनकम कर लेते हैं, है ना। व्यापार करके अच्छा इनकम अपना वो कर लेते हैं, अच्छे पैसा कमा लेते हैं, है ना। लेकिन नुकसान ही है बाढ़ आने से नुकसान ही होता है, इस बात से कहीं मैं नकार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं क्या कर रहा था कि मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों के द्वारा बहाए गए मिट्टियों से मिट्टी जो आती है उसी के माध्यम से क्या है, मैदानी भाग का निर्माण होता है, ठीक है। तो कितना परसेंट है मैदानी भाग, तो ये है अपना 43% मैदानी भाग। तो मिट्टी, जैसा कि हमने बात किया कि सर पंजाब है तो वहां पर अलग चीज होता है, बिहार में अलग चीज होता है, तो डिपेंड करता है कि वहां मिट्टी कैसा है। अब महाराष्ट्र में अनार होता है, ठीक है, तो बिहार में अनार उतना क्यों नहीं होता है, बिहार में लीची होता है, तो फिर महाराष्ट्र में लीची क्यों नहीं होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, और बिहार में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, वहां जलोढ़ मिट्टी हो गया, चिकनी दोमट मिट्टी हो गया, यही सब मिट्टी पाई जाती है ना। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत हम लोग नाम सुने हैं कि हाँ ये बिहार, ये जो इंडिया है इसकी काफी अधिक मात्रा पे जो है ये जलोढ़ मिट्टी का वर्चस्व है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी को भी दो पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कितने पार्टों में बांटा गया है, दो पार्टों में। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, देयर आर 2 पार्ट, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन, फर्स्ट है बांगर और दूसरा है खादर, है ना। तो ये बांगर खादर अक्सर लड़कों के एग्जाम में ये सेट उठ लगाते हैं, तो लोग का क्वेश्चन गलत होता है कि बांगर क्या है सर, खादर क्या है, ये हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज होना आज से बंद कर दीजिए। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे कहा जाता है बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्माण जो मिट्टी होता है उसे कहा जाता है खादर, है ना। जो गंगा तराई इलाका क्षेत्र हो गया वहां पर ये मिट्टियां काफी देखी जाती है, पाई जाती है ना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है,
बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है, खादर, है ना। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो मिट्टी है, ये ऐसे तो कहा जाता है कि भाई चलिए चिकनी जो चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है, शायद वो चिकनी दोमट मिट्टी वो धान के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये जलोढ़ मिट्टी भी कम नहीं है। जहाँ जलोढ़ मिट्टी है तो वहाँ धान का फसल, चावल की फसल, चावल की खेती आप कर सकते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। ये बहुत उपयोगी मिट्टी है चावल के लिए, धान के लिए, है ना। तो ये अपना जलोढ़ मिट्टी हो गया, है ना। और अब मिट्टियां तो बहुत प्रकार की, उसका एक अलग वीडियो बना के बताएंगे आप लोग को। मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र में है तो काली मिट्टी है, केरला में है तो लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है, असम में है तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ना। तो उस हिसाब से फसल भी होता है। यहाँ केरला में क्या होता है, मसाला हो गया, इलायची हो गया, जो भी जीरा गोलकी ये सब आप हम लोग पढ़ते हैं, कीमती मसाला, तो ये केरला में ही होता है ना। एक है कार्डमम की पहाड़ी इलायची, सुने हाँ, इलायची की पहाड़ी वो है, कार्डमम की पहाड़ी, आगे जब देखेंगे पहाड़ तो उसमें होगा, है ना। तो वहां मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ। मैदानी भाग कितना परसेंट है, 43% है इंडिया का। ठीक है, और इसमें क्या है और इसमें क्या है कि नदियों के द्वारा बहाए गए मिट्टियों से निर्माण हुआ है किसका, मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यानी कुल मिलाकर है तो मैदानी भाग इंडिया को बनाने में नदियों का काफी अहम रोल रहा है। इधर से ब्रह्मपुत्र आता है, इधर से यहाँ पे भी इधर से मतलब इधर से किधर से, ये ब्रह्मपुत्र तो खैर मानसरोवर झील से आता है जो चाइना में तिब्बत में है, वहां से आता है पूरब की ओर से, है ना। और फिर आप यहाँ उत्तराखंड से गंगोत्री से ये अपना क्या गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, ये सब आपस में मिल करके मैदान का निर्माण करते हैं। और यहाँ नॉर्थ में चले आइए तो सतलज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, सतलज हो गया। उसकी सहायक नदियां चिनाब है, रावी है, ब्यास है, इनसे ही मटियों मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, मैदानी भाग जो मिट्टियों का निर्माण होता है तो उसमें कबड्डी इंडिया नहीं खेलता है, उसमें कृषि करता है। इसीलिए भारत में जो है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। भारत क्या है, भारत जो है, भारत एक क्या है, कृषि कृषि प्रधान देश है। अब जाहिर बात, जाने 43% यहाँ मैदान है, वहां पर मिट्टी पाई जाए तो किसान तो कुछ ना कुछ तो फसल उपजाएगा ही। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। देखते हैं सरकार आए दिन किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू करती है ना। तो बहुत सी योजना किसान के लिए, बहुत सी योजना भी लागू है भारत सरकार के द्वारा। तो ये हो गया मैदानी भाग। अब चलते हैं हम वहाँ पठारी भाग की ओर, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये बता दिया मैंने कि काली मिट्टी के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी हो गया। चिकनी जो चिकनी चिकनी दोमट मिट्टी होती है उसमें आप चावल उगा सकते हो, सबसे फेमस मिट्टी होती है वो। लेकिन जलोढ़ मिट्टी भी फेमस ही मिट्टी है चावल के लिए, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी को दो पार्ट में बांटा हमने, एक बांगर और खादर। यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन कहीं कहीं मिलता है देखने के लिए। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग बांगर और खादर इसको छोड़िएगा नहीं। बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी से जो बनी हुई मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, खादर, है ना। ये गंगा के तराई इलाकों में ये पाई जाती है ना। चलिए, तो अब आते हैं पठारी। तो बोलिए कि सर आपने तो बता दिया कि मैदानी भाग 43% है, ठीक है, तो पठारी भाग भी कुछ परसेंट होगा सर इसका, बिल्कुल है। तो पठारी भाग है इसका, पठारी भाग है, पठारी भाग कितना, 27% है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सही है, 27% है क्या, ये पठारी भाग है। ठीक है, केवल इतना एरिया में क्या है, पठार है। तो पठारी भाग, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक यहाँ पर्वत बताया था मैंने, विंध्याचल पर्वत नाम। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे आप लोग तो उसके लिए ये विंध्याचल विंध्याचल पर्वत हो गया। ठीक है, तो ये क्या करती है, इंडिया को बीचों बीच दो भागों में डिवाइड करती है। एक है ऊपर नॉर्थ इंडिया और नीचे ये साउथ इंडिया, है ना। तो ऊपर नीचे ये क्या करती है, दो भागों में इंडिया को डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तो पता, विंध्याचल पर्वत। अब यहाँ पर ये अपना राजस्थान का इलाका, मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे राजस्थान को ये करता हूँ, राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है। राजस्थान में अरावली पर्वत का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। अरावली पर्वत का नाम सुने, ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब है नहीं, क्योंकि इसका समय के साथ साथ इससे कटाव हो रहा है, इसलिए अब ये क्या हो गया, अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ।
अरावली एक कैसा, अरावली जो पर्वत है किस पर्वत का, कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो ये जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण अब नहीं रहा, था पहले, लेकिन क्योंकि इसको समय के साथ इसमें कई कटाव आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, इसके चलते ये क्या हो गया, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन? अरावली। ठीक है, तो ये अरावली हो गया। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें, आप लोग गौर से इसको देखिएगा। अरावली का एक सबसे, अरावली की एक चोटी है, उसका नाम क्या है? चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू यहीं पर है, अरावली पर्वत नहीं माउंट आबू है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसका हाइट है 1722 मीटर, 1722 मीटर। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है कि अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, है ना? तो उसकी ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, 1722 मीटर ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे, तो नीचे एक पर्वत है मालवा का पठार। ठीक है, क्या है? मालवा का पठार। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर रहा है, ये मालवा का पठार जो है, और इसका भी निर्माण जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ही है, ये दोनों राज्य को सीधा करती है। ये भी जो है ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण ही बनी है, ज्वालामुखी के चलते बनी है। ये चंबल क्षेत्र में आता है अधिकतर देखा जाए तो मालवा का पठार, है ना? तो इसका निर्माण जो मालवा पठार कैसे हुआ? ज्वालामुखी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक है, ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर एक डेक्कन का पठार मिलेगा आपको, डेक्कन का पठार, है ना? तो इसका भी निर्माण जो है ये क्या हुआ है, ये कौन सा पर्वत है? डेक्कन का पर्वत, डेक्कन का पठार। इसका भी निर्माण जो है ज्वालामुखी से ही हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी से हुआ है, राइट। चलिए, तो ये मालवा का हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मालवा को नीचे करते हैं, कुछ और इसमें क्वेश्चन है। ये हो गया मालवा का पठार। विंध्याचल, यहाँ पर एक सतपुरा रेंज है, क्या है? सतपुरा रेंज। तो नर्मदा, सतपुरा रेंज है क्या, इसको समझ लीजिए। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पर्वत रेंज पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उसे ही क्या कहता है, कहा गया सतपुरा रेंज। क्या कहा गया? सतपुरा रेंज, ये श्रृंखला कहिए, सतपुरा रेंज हो गया। ठीक है, अब इसी की एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी क्या? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी का नाम सुने हैं? धूपगढ़ी, क्या है? धूपगढ़ी, सबसे इसकी एक चोटी है, क्या है इसका नाम? ये विंध्याचल पर्वत हो गया, जो इंडिया को दो पार्टों में बांटता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम आए अरावली में, अरावली पर्वत ये राजस्थान में है ना? माउंट आबू ये दुनिया का सबसे अभी वलित पर्वत का उदाहरण था, लेकिन अब ये समय के साथ इसमें कटाव हो रहा है, इसी चलते ये दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है ना? इसकी एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट है कितना? 1722 मीटर, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग देखिए केयर। फिर हमने बताया कि मालवा का जो क्षेत्र है ये एमपी में ही पाया जाता है, छत्तीसगढ़ की या एमपी में, हाँ एमपी में ही पाया जाता है अधिकतर, मैक्सिमम। चंबल का इलाका है ना, वहां पे पाया जाता है। तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से हुआ है। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये डेक्कन का क्षेत्र है, डेक्कन पठार, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है डेक्कन का पठार, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से ही हुआ है। अब है सतपुरा रेंज, तो सतपुरा वाट भी सतपुरा रेंज है क्या सर, समझाइए। तो जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वही है सतपुरा रेंज। इसकी जो ऊंची चोटी है ये क्या है? धूपगढ़ी है। ठीक है, अब आप एक आइए यहाँ पे, तो एक आपको मैकाले का पठार सुने होंगे, जगह नहीं बच पा रहा एरिया, मुझे थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है? मैकाले का पठार, मैकाले का पठार का नाम सुने होंगे। ये भी छत्तीसगढ़ और एमपी में ही सीमा साझा करता है ना? इसकी ऊंची चोटी है एक, कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक नाम सुने है ना? मैकाले का पर्वत है अमरकंटक, अमरकंटक इसकी ऊंची चोटी है। और अमरकंटक से ही 2-3 नदियां निकलती हैं। एक तो नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, एक सोन नदी निकलती है जो पूर्व की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है, और जो नर्मदा नदी वो खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, राइट। और ये जो अपना सोन नदी जो है ये आकर के पूर्व से है तो दक्षिण में, अब बहती किधर है? पूर्व की ओर आकर के कहाँ मिलती है? गंगा में, यानी कि गंगा की सहायक नदी बन जाती है ना? एक क्वेश्चन आता भी, कौन सी ऐसी सहायक नदी है
गंगा की जो दक्षिण की ओर से आती है। तो ये है अपना सोन नदी, याद रखिएगा आप लोग। एक सोन नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है जोलिया। क्या नाम है उसका? जोलिया। तो अमरकंटक के ये जो चोटी है, यहाँ से 3 नदी निकला। कौन कौन? एक हो गया नर्मदा, ठीक है, एक हो गया सोन, और एक और हो गया जोलिया। जोलिया पढ़िएगा मन से, वीडियो थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन सर आप लोग वाच कीजिएगा कभी ध्यान से कि हाँ मैं बताता हूँ, कोई कोई अच्छा बात बताता हूँ, है ना। कोई कोई नहीं, इसमें से बहुत सा क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे गुरु शिखर बताया हमने, इस सतपुरा रेंज बताया, है ना। इसका जो सतपुरा रेंज का ऊंची चोटी बताया, क्या बताया? धूपगढ़ी बताया, है ना। फिर ये मालवा पठार है, ये कहाँ पर है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी से हुआ, डेक्कन पठार है, ये तो बहुत चीज बताता हूँ मैं, आप लोग गौर से देखिएगा। अब ये रील्स तो नहीं है, आजकल लोगों को क्या है कि रील्स का आदत लगा हुआ है, तो रील्स कुछ देता नहीं है। रील्स आपको क्या करेगा? आपका समय बर्बाद कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। खैर एनीवे, सबका अपना अपना राय है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो इसे फॉलो करें, देखे, है ना। तो ये अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां, नर्मदा, सोन और जोलिया। जोलिया जो है सोन की सहायक नदी है ना। सोन की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है, और जोलिया सोन की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं मिटाता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें और भी कुछ बताना है आप लोगों को। इसमें पठारी रागम है, यहाँ तक तो सही था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, 2 पठार और हैं जो बहुत वहां से क्वेश्चन आता ही आता है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आता ही आता है, उसमें से क्वेश्चन देगा ही देगा आप लोग को, है ना। तो यहाँ पर जो है, ये झारखंड का इलाका है, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सा पठार बोलते हैं इसको? छोटा नागपुर का पठार, नाम सुने हैं? छोटा नागपुर का पठार, राइट। ये जो झारखंड का जो इलाका है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। आप लोग देखे होंगे झारखंड अलग हो गया तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा लेके चला गया। कोयला लेके चला गया, लोहा लेके चला गया, इस्पात लेके चला गया, खाद लेके चला गया, अबरख लेके चला गया, स्टील लेके चला गया, टीन लेके चला गया, है। तो बचा क्या बिहार में? बाढ़ और सुखाड़, है ना, कुछ नहीं बचा बिहार में। तो ये जो छोटा नागपुर का बेल्ट है, ये खनिज संपदा से संपूर्ण बेल्ट है। ये पठार जो है, ये छोटा नागपुर का पठार, ये खनिज संपदा के लिए वर्ल्ड फेमस कहिए इसको। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन होता है ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का, मन से पढ़िए आप लोग, एग्जाम में है तो मन से, बिना पढ़े कुछ नहीं है। ना करने से बेटर है कुछ कीजिए, और मेहनत से कभी हारना नहीं चाहिए। हिम्मत, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव आपको नुकसान ही देगा, कुछ फायदा नहीं देगा नेगेटिव। इसलिए जितना बने पॉजिटिव सोचिए। लोगों का काम है कहना, अरे यार ये नहीं बोलेंगे, जो जिसका लोगों ने ये अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे है वैसे, तो वो लोगों ने कुछ करके दिखाया है, कुछ बन के दिखाया है। तो ऐसा ना सोचे, लोगों पर मत ध्यान दें, अपने काम पर फोकस करें। हमें क्या करना है? हमें कुछ करना है, अगर आपने मन में ठान लिया तो आपका हो गया, बस उसको फॉलो कीजिए। मेरा टैगलाइन में ही है, कंटिन्यूटी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द स्टडी एरिया, है ना। तो कंटिन्यूटी को फॉलो करें, कंटिन्यूटी कभी ना छोड़ें। 2 घंटा ही पढ़ते हैं लेकिन रेगुलर पढ़ें, है ना। अब जैसे मेरा वीडियो ये देख, कोई है कि हाँ नहीं खूब देखे, उसके बाद फिर देखे नहीं, अरे उसका कौन देखेगा उतना लंबा चौड़ा, क्या क्या बोलते रहता है ना। तो मैं बोलना ही, जियोग्राफी है ना, इसमें बोलना ही पड़ता है सर। नहीं बोलेंगे, नहीं समझाएंगे तो लोगों को लगे क्या क्या बोल दिया, क्या क्या समझा दिया, कुछ पता नहीं चलता है, वैसी फालतू का क्या क्या बनाते रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज संसाधन से भरा हुआ एरिया है, इसलिए इसे भारत का क्या कहता है? भारत का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ कहिए, रीढ़ कहिए, भारत का रीढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन इसे किताबी लैंग्वेज में रीढ़ कहा जाता है ना। भारत का रीढ़ किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो इलाका छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज संपदा, खनिज संपन्न, खनिज संसाधन के लिए पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। अच्छा, ये तो मैंने छोटा नागपुर। एक और पठार जो है, ये मेघालय में है ना, मेघालय में, जिसकी 3 रेंज है। कौन है? गारो, गारो खासी, गारो खासी, मैं उतना अच्छा राइटिंग नहीं दे पा रहा हूँ। गारो खासी और जयंतिया, नाम सुने? जयंतिया। ये 3 रेंज है इस पठार के, और इसी 3 रेंज के नाम पे वहां क्या है? जनजाति भी
पाई जाती है। ये जो हिमालय का जो पठार है, इसमें 3 रेंज कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। तो इन 3 रेंजों के नाम पर भी वहाँ क्या है, वहाँ एक वहाँ 3 जनजातियां ही पाई जाती हैं। रेंज था पहले, उसको जनजाति में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। तो मेघालय में, तो चलिए हम बता दिया हमने, एक बार रिवीजन करता हूँ। ये मेरा वीडियो बनाने का एक चीज ये रहता है कि मैंने जो बनाया वो बीच में क्या समझा नहीं समझा, लास्ट में जो मैं बताता हूँ वो लोगों के माइंड में बैठता है ना। तो मैंने क्या बताया था, भारत के मैदानी भाग और पठारी भाग। मैदानी भाग 43% है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये लगभग हाफ हो नहीं गया। ये इंडिया का हाफ एरिया तो कृषि प्रधान ये मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में क्या होता है, कोई ना कोई फसल उपज ही जाता है। जैसे असम है, यहाँ ढलाव एरिया है, तो यहाँ पर चाय उपजा दीजिए, है ना। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कर्नाटक का इलाका है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉफी होता है कर्नाटक में। सबसे ज्यादा इंडिया में कॉफी कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। अब महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र इलाका है, तो यहाँ पर अगर ज्यादा चावल नहीं होता है, तो कपास के लिए फेमस है महाराष्ट्र। कपास बहुत अच्छे मात्रा में होता है महाराष्ट्र में। फिर आपको आंध्रा है, तो आंध्रा में तंबाकू हो जाता है। तो बहुत सा इस तरह से है, मिट्टी पर निर्भर करता है, ठीक है। पठारी भाग है 27%। तो मैदानी भाग का हमने क्या बताया कि नदियों से ही मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऊपर से देखिए तो सतलज हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया। यहाँ से देखिए तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है, कौन, गंगा, यमुना, ये सब नदियां निकल करके मैदान का निर्माण करती हैं। फिर हमने पठारी भाग में बताया कि 27% भाग है। तो बोलिए कि सर मैदानी भाग 43%, पठारी भाग इतना 27%, तो और मुझे बचा कितना, तो और 30% बचा जो है पहाड़ी भाग है। पहाड़ी भाग इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबा होता है ना। पहाड़ी भाग है 30%, ठीक है। तो हो गया ना, देख रहे हैं 40, 30, 70, 30, 100, यानी कि 100% हो गया पहाड़ी भाग, ठीक है। तो हमने पठारी भाग में बताया कि विंध्याचल पर्वत जो है इंडिया को 2 पार्ट में बीचों बीच डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, राइट। तो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया डिवाइड करता है। उसके नीचे फिर आता है कौन सा, इधर एक राजस्थान में बताया कि अरावली पर्वत है, इसका नाम नहीं लिखा मैं, ओहो, अरावली पर्वत, ठीक है। इसका ऊंचाई जो ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, गुरु शिखर, इसका हाइट वाइट पूछ सकता है। तो 1722 मीटर इसका क्या हुआ, 1722 मीटर इसका क्या है, इसका गुरु शिखर का ऊंचाई है, हाइट है। मीटर नॉट किलोमीटर, किलोमीटर तो फिर चल जाएगा चंद्रमा पे, उतना नहीं सोचिएगा, है ना। अच्छा, फिर आएंगे यहाँ पे तो सतपुरा रेंज, ये मालवा पठार बताया था, ये चंबल का इलाका जो है वहां पर ये मालवा का पाया जाता है, मुख्य रूप से एमपी में, हो सकता है थोड़ा एरिया छत्तीसगढ़ में पाया जाए, लेकिन मैं अभी इस पे कुछ डाउट है, सस्पेंस है ना। ये मुख्य रूप से आप लोग मानिए कि मालवा का पठार जो है चंबल का इलाका में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। इसका निर्माण जो हुआ है ये ज्वालामुखी के कारण ही हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है। अब यहाँ महाराष्ट्र का इलाका, यहाँ डेक्कन का पठार पाया जाता है महाराष्ट्र में, इसका भी निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी के कारण ही हुआ है, ठीक है। फिर बताया कि सतपुरा रेंज जो है ना, तो ये सतपुरा रेंज है क्या, तो सतपुरा रेंज जो है नदी, सतपुरा श्रृंखला है क्या, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसी का नाम क्या है, सतपुरा रेंज है। वही सतपुरा रेंज कहलाती है, सतपुरा श्रृंखला कहलाती है। इसकी ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी मैंने बताया था, सबसे सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ी। अब यहाँ पर एक बताया था मैंने मैकाले, तो मैकाले पर्वत पठार है ये छत्तीसगढ़ और एमपी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, फैला हुआ है। यहाँ पर इसी को सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक बताया, जिसमें से सोन नदी, नर्मदा नदी और सोन की सहायक नदी कौन है, जोलिया नदी। याद रखिएगा ये सब, यानी कि सोन जो है गंगा की सहायक है और सोन की सहायक कौन है, जोलिया नदी है। सोन नदी जो है पूरब की ओर बहने वाली, दक्षिण से आती है और पूरब की ओर बहती है, आकर के गंगा में मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है वो जाकर के खमाती खाड़ी में गिर जाती है, राइट। और जोलिया जो है वो सोन में मिल जाती है, क्योंकि सहायक नदी उसकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये भारत का रूढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमने बताया, ये यहाँ पर खनिज संपदा से ये भरपूर इलाका है। ये खनिज संसाधन पूरे भरपूर मात्रा में ये भरा हुआ है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड को ये पूरा देख ही रहे हैं, झारखंड पूरा आज स्टील हो, लोहा हो, खाद हो, मतलब औद्योगिक राज्य है झारखंड, वहाँ खनिज संपदा कमी नहीं है ना, कोयला है। तो ये हो गया अपना झारखंड। तो इसे इसीलिए क्या कहता है, भारत का रूढ़ कहा जाता है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि भारत का रूढ़ किस पठार को कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। एक नंबर आप यहाँ से बना सकते हो, है ना। उसके बाद फिर हम जाएंगे, तो एक इसी का एक और यहाँ पार्ट है, ये पठार है एक, इसी का छोटा नागपुर का यहाँ एक पार्ट आया है ना, मेघालय में। तीसरे इसकी 3 रेंज है, कौन कौन, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति। तो तीनों को जनजाति रेंज के नाम पे क्या कर दिया गया, जनजातियों को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, है ना।
तो ये था हमारा आज का अ, मैदानी भाग और पठारी भाग। भारत का अगर भौतिक स्वरूप देखें तो अभी और इसमें 4-5 पार्ट है, लेकिन एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है ना? मैं थोड़ा बताता हूँ तो टाइम लग ही जाता है दोस्तों, इसमें भगाने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। तब हड़बड़ाना क्या है पढ़ाई लिखाई में? तब आप लोग अच्छे से बस धैर्य बना के पढ़िए, संयम से पढ़िए कि हाँ जो बता रहा है ये है कि हाँ थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। अब बीच में हड़बड़ा के नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या बोलते हैं, बढ़वे नहीं करते हैं आगे, थोड़ा बढ़ा कीजिए ना आगे। फास्ट बताए कि फास्ट नहीं बता सकते हैं, फास्ट क्या बताए, बहुत फास्ट बोले तो बहुत लोग कहेंगे, क्या बता के चले गए सर, कुछ समझ में नहीं आता है, इतना इतना तेज क्यों बोलते हो आप, है ना? तो चलिए आज का इतना ही, हम इसको क्लोज करते हैं इस चैप्टर को, है ना? और हाँ, एक मैं छोटा सा मोटिवेशन वीडियो जारी करता हूँ इसको करने के बाद, ठीक है? चलिए दुआओं में याद रखिएगा सब कोई।